करेंगे। अ, थोड़ा रिकॉल करवाता चलूँ इससे पहले जो है हम आपके साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर या परफॉर्मा है वो डिस्कस कर चुके थे, जिसमें ये डिटेल में बात हुई थी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें क्या इंग्रेडिएंट्स या क्या एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो वहाँ हमने बात की थी कि हमें 2 कंसेक्टिव बैलेंस शीट चाहिए और एक इनकम स्टेटमेंट। तो ये बात भी हमने वहाँ डिटेल में डिस्कस की थी कि 2 बैलेंस शीट इसलिए रिक्वायर्ड होती हैं कि बैलेंस शीट जो है वो एक स्टॉक आइटम्स के तौर पर जो है वो प्रिपेयर की जाती है, और जबकि जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो एक फ्लो अकाउंट होता है, उसमें एक पूरे पीरियड की रिफ्लेक्शन होती है रिजल्ट्स की। और देन उसके बाद जो है हमने डिटेल में देखा था कि हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसका अर्लियर नेम क्या था, जैसे हमने फंड्स फ्लो स्टेटमेंट की बात की थी। और उसमें जो हमारे पास इसको क्लासिफाई करना पड़े कैश फ्लोज को, तो वो ये बात हुई थी कि वो 3 तरह के कैश फ्लोज हमारे पास हो सकते हैं। उन 3 टाइप्स के जो कैश फ्लोज थे, उसमें अगर हम मज़ीद फर्दर आगे लेकर चलते या बात करते, तो वो हमारे पास थे इसमें ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज, और इसी तरह से जो है सॉरी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो ये 3 टाइप्स के हमारे पास जो है इसमें कैश फ्लोज थे। तो उसमें अगर हम मज़ीद देखते तो हमने फर्दर ये बात की थी, हमारे पास जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है वो अगर फाइंड आउट करना हो तो वो उसमें करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ और सेल से लेकर नेट इनकम तक के जो अकाउंट होते हैं वो हमारे ऑपरेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फाइंड कर सकते थे तो वो हमारे पास सेल से लेकर नेट इनकम तक के जितने अकाउंट्स थे उन पे हम बेस करते और साथ सपोर्ट लेते करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की, लेकिन साथ में जो करंट लायबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल थे, वो हमने कहा था कि फाइनेंसिंग कैश फ्लोज़ होते हैं। इसी तरह हमने इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज़ की बात की थी कि वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू लॉन्ग टर्म एसेट्स, कि कोई भी अगर चेंज आएगा लॉन्ग टर्म एसेट्स में, तो उस चेंज के बैक एंड पे देखना है कि कैश इन्वॉल्व है या नहीं है। सिमिलरली फाइनेंसिंग कैश फ्लोज़ की बात थी, तो उसमें हमने ये बात की थी कि शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी, कि इनमें अगर कोई डिक्रीज़ या इंक्रीज़ आ रहा है यानी कि चेंज आ रहा है, तो उसमें देखना ये है कि क्या कैश इन्वॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। तो ये हमारे पास थे। अगर आप लोग इसको मज़ीद डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरे इसे यूट्यूब पे चैनल पे लेक्चर्स कैश फ्लोज़ के पड़े हुए हैं, वहाँ से डिटेल में इसको देख सकते हैं। समहाउ आज हम एक उन्हीं कंटेंट्स या कांसेप्ट्स के बेस पर जो आपके साथ मैंने डिस्कस किए हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक कम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन है जी। एक प्रॉब्लम आपके सामने जो है वो स्क्रीन पर शेयर हो रही है। ये कंपनी है जी, बफेट इंडस्ट्रीज़ जो है वो 1985 में कहते हैं ऑर्गेनाइज़ हुई थी। आपको 2 कंसेप्टिव बैलेंस शीट प्रोवाइड की गई है। आप देख सकते हैं 89 की बैलेंस शीट है और 90 की बैलेंस शीट है, और इनका ये ईयर जनवरी 31 पे एंड हो रहा है। स्टार्टिंग ईयर डेफिनेटली फिर 1 फेब होगा इसका। आपके सामने बैलेंस शीट में एसेट्स की डिटेल भी है, जिसमें करंट और लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। इसी तरह लायबिलिटीज़ और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी है फॉर बोथ ईयर्स। इसी तरह नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमें इस क्वेश्चन में जो है इनकम स्टेटमेंट भी नज़र आती है, जो डेफिनेटली 1990 की ही होगी, क्योंकि 89 और 90 में करंट पीरियड 90 ही हमें नज़र आ रहा है, जो कि जनवरी 31 को एंड हो रहा है। तो इनकम स्टेटमेंट में भी आप देख सकते हैं कि ये सामने देखिए सेल से लेकर, नेट सेल से लेकर नेट इनकम तक के अकाउंट्स भी गिवन है, और साथ ही उसने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का जो कंपोनेंट होता है वो भी आपको शो करवाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग रिटेन अर्निंग भी है, और जो डिविडेंड पे हुआ है वो है, और एंड पे आपके पास क्लोजिंग रिटेन अर्निंग का बैलेंस है। ये तो वही चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की हुई है कि हमारे पास एक इनकम स्टेटमेंट और 2 बैलेंस शीट होनी चाहिए। करना क्या है जी हमने? हमने इस क्वेश्चन में करना है जी कि कैश फ्लोज़ फाइंड करने हैं। जैसा कि उसने कहा हुआ है, प्रिपेयर एस्टीमेट ऑफ कैश फ्लोज़ फॉर द ईयर एंडेड जनवरी 31, 1990। और साथ में देखते हैं एंड पे हमें क्वेश्चन में वो अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। 1 से लेकर 6 नंबर तक पैराग्राफ है। ये 6 पैराग्राफ में देखेंगे कि हमें वो किसी भी अकाउंट के रिलेटेड कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होगी, तो हम यहाँ से चेक करेंगे कि क्या इसमें वो गिवन है या नहीं है। जैसा कि नोट्स टू द अकाउंट्स होते हैं या एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है कैश की इन्वॉल्वमेंट की, तो ये वो है। ज़्यादातर ये जो अदर इन्फॉर्मेशन होती हैं, ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लोज के रिलेटेड होती हैं। तो समहाउ कहीं हमें अगर फर्दर डिटेल रिक्वायर्ड होगी तो हम देखेंगे कि वो यहाँ गिवन है कि नहीं है। अब ज़रा फॉर्मली क्वेश्चन जो है ये जैसे हम कह लीजिए कि सॉल्व करते हैं उसके पैटर्न की तरफ मूव करते हैं। तो
आपको याद होगा हमने कहा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है, जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है, वो 3 थे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या था? ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो हम भी प्लीज़ वहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक और हमने जो कह लीजिए कि पेज शेयर किया है। तो आपके सामने, क्योंकि रिक्वायर्ड भी उसकी तरफ से था, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, तो हमने यहाँ मेंशन किया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास 3 तरह के कैश फ्लोज हो सकते हैं, जैसे कि नेम सामने शो हो रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लोज है। हम वन बाय वन इन कैश फ्लोज को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, दोबारा रिकॉल करवाते चलते हैं। हमने सेल से लेकर नेट इनकम तक मूव करना है। करंट एसेट्स की सपोर्ट इसमें रिक्वायर्ड होगी, देखेंगे कि वो कैसे ऑपरेशंस में सपोर्ट कर रहे हैं या यूटिलाइज हो रहे हैं या यूज हो रहे हैं। इसी तरह करंट लायबिलिटीज कैसे सपोर्ट कर रही हैं आपके ऑपरेशंस को। बट माइंड में रखिएगा करंट लायबिलिटीज में जो शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल होती हैं उन्हें हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब देखते हैं जी, सबसे पहले अगर हम इनकम स्टेटमेंट को, तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे टॉप पे जो हमें अकाउंट नजर आता है वो होता है सेल्स। सेल से हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि हमें कस्टमर से कैश रिसीव हुआ होगा। तो आप देखिए स्क्रीन पर सबसे पहला एलिमेंट जो हमें नजर आता है वो है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। और ये कहाँ से मुझे आइडिया हुआ, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है कि कस्टमर से कैश रिसीव हो सकता है? वो सेल्स से। अब सेल्स हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में थी, वहां से जो वैल्यू थी मैंने एज इट इज यहाँ पुट की, आपके सामने स्क्रीन पर है। यही क्वेश्चन जब स्टार्ट मैंने लिया था तो क्वेश्चन शेयर किया, वहां से स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि वहां पर जो इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू थी यही थी। सेकेंडली, हमने कहा था करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को भी देखेंगे। अब सेल्स देखना ये है कि क्या सेल से 100% कैश रिसीव हो गया है बिजनेस को या नहीं हुआ। आपको आइडिया है कि आजकल जो हमारी अकाउंटिंग है, एक्रूवल अकाउंटिंग जो है वो मेंटेन हो रही थी एक्रूवल बेसिस पर। मीन टू से कि कैश और क्रेडिट दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसकी मीनिंग हम ये भी ले सकते हैं कि जो इनकम स्टेटमेंट में सेल्स है, हम ये नहीं कह सकते कि इससे 100% मुझे कैश रिसीव हुआ होगा। हो सकता है ये क्रेडिट पे सेल्स भी हो सकता है इसमें से कुछ सेल्स कैश की हो। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये बिजनेस जो बफर इंडस्ट्रीज है ये क्रेडिट पे भी सेल करता है? तो डेफिनेटली अगर मेरे बिजनेस में अगर देखा जाए तो अगर गिवन हो ये रिसीवेबल्स, तो रिसीवेबल्स के होने का मतलब ये होता है कि मेरा बिजनेस जो है वो क्रेडिट पे सेल करता है। तो वो अकाउंट रिसीवेबल भी हो सकते हैं और नोट रिसीवेबल भी हो सकते हैं। तो खैर शॉर्ट ये है कि दोनों रिसीवेबल्स देखने हैं। क्रेडिट पे सेल करना, कैसे पता चलेगा कि बिजनेस क्रेडिट पे सेल कर रहा है? अगर अकाउंट रिसीवेबल एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे हम बैलेंस शीट में मूव करते हैं हमें वहां पर अकाउंट रिसीवेबल नजर आते हैं। तो दैट शोज कि मेरा बिजनेस जो है वो क्रेडिट पे सेल करता है। अब चूंकि 2 बैलेंस शीट थी तो 2 तरह के अकाउंट रिसीवेबल मुझे वहां नजर आ रहे हैं। मेरे पास ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल भी हैं और मेरे पास क्लोजिंग अकाउंट्स रिसीवेबल भी हैं। अब ये जो दोनों बैलेंसेस थे वो मैंने वहां से पिक किए और पिक करने के बाद मैंने वैल्यूज लिख दी। अब देखना ये है कि ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल और क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल, इन दोनों में से किसे ऐड करना चाहिए, किसे माइनस करना चाहिए। देखिए जरा, जो ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल है ये लास्ट ईयर का था, क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस हमें प्रीवियस ईयर से मिलते हैं। और दूसरी बात ये कि इसकी लाइफ कितनी होती है, मैक्सिमम 1 ईयर होती है अकाउंट रिसीवेबल की, क्योंकि ये करंट एसेट्स में होते हैं। तो हम यहाँ से ये इन्फर कर सकते हैं कि जो ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल है उसका कैश इन एनी केस हमें करंट ईयर में रिसीव होना है। अब इसलिए यहाँ जो ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल है वो ऐड किए गए हैं। द रीजन इज के करंट पीरियड में इनका कैश इन्वॉल्व हो रहा है, करंट पीरियड में इनका कैश रिसीव हो रहा है, उसको इसलिए ऐड किया जा रहा है। जबकि जो क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल है उन्हें सब्ट्रैक्ट किया गया है, माइनस किया गया है। उसकी रीजन क्या है? उनके रीजंस ये हैं कि इन रिसीवेबल्स को माइनस करने की, कि स्टिल रिसीवेबल है, ईयर एंड हो गया, आपने अभी तक उसको रिसीव नहीं किया। हमने अपनी जो फर्स्ट वीडियो थी कैश फ्लोज की इंट्रोडक्टरी, उसमें यही बात की थी कि अगर कैश आपका करंट पीरियड में इन्वॉल्व ना हो तो हम अ, उसे कंसिडर नहीं करेंगे कैश फ्लो में। कंसिडर नहीं करेंगे इसका मतलब क्या था कि उसे माइनस कर देंगे। क्यों? कि हम ये नहीं कह सकते कि इस सेल्स में ये कैश रिसीव हुआ है या ये कैश इन्वॉल्व हुआ है, तो इसलिए हम इसे सबट्रैक्ट कर देते, माइनस कर देते। अब अगर देखिए रिसीवेबल्स ओपनिंग ऐड कर दिए, क्लोजिंग रिसीवेबल्स माइनस कर दिए,
तो जो नेट वैल्यू या नेट आंसर हमें मिलेगा वो हमारे पास होगा कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि सेल्स के बाद सेकंड अकाउंट हमारे पास कौन सा होता है, तो सेकंड अकाउंट हमारे पास होता है सेल्स के बाद सीजीएस, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेफिनेटली क्या शो करता है कि वो इन्वेंट्री की वो कॉस्ट जिस पे वो रिकॉर्ड हुई होती है बैलेंस शीट में। अब इन्वेंट्री आपको पता है कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होती है, और इट मीन्स कि ये वो प्राइस होती है जिस पे हमने इन्वेंट्री को या तो परचेज किया होता है या हमने मैन्युफैक्चर किया होता है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो इन्वेंट्री या तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या परचेज की हुई है, अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो उसकी परचेज कितनी है। यानी कि हमने ये देखना है कि सप्लायर से जो इन्वेंट्री परचेज करते हैं उसको पे कितना किया है। डेफिनेटली अगर सेल से कैश रिसीव होता है तो जो इन्वेंट्री परचेज की होती है उसके लिए हम कैश क्या करेंगे, पे करेंगे। सेल्स का ऑपोजिट क्या है, परचेजेस। तो इसलिए सीजीएस से हमें पता चलेगा फर्स्ट कि परचेज कितनी की है, और सेकंड स्टेप पे क्या पता चलेगा कि हमने उन परचेज के लिए पे कितना किया है। इसलिए इसमें हम टू स्टेप्स में कैलकुलेशन को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए सीजीएस इनकम स्टेटमेंट से वैल्यू पिक कर लें। आप जरा देखिए सीजीएस, मतलब हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये वो गुड्स होती हैं, वो इन्वेंट्री होती है जो सेल हो चुकी होती है। आप गुड्स कह लें, इन्वेंट्री कह लें, मर्चेंडाइज कह लें, ये सेम चीजें, एक ही चीजें, इनमें कोई फर्क नहीं है। और मर्चेंडाइज या गुड्स या इन्वेंट्री कहाँ से मिलेंगी हमें, बैलेंस शीट से। अब बैलेंस शीट दो है, तो इन्वेंट्री के दो बैलेंसेस आ गए, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। दोनों वैल्यूज हमने बैलेंस शीट से पिक करके यहाँ लिख दी। अब इंटेंशन या ऑब्जेक्टिव क्या है, ये दोनों वैल्यूज को, कौन से दोनों वैल्यूज को, इन्वेंट्री ओपनिंग या क्लोजिंग को लेने का। ऑब्जेक्टिव ये है कि ये चेक करना है कि मैंने करंट ईयर में परचेज कितनी की है। अब ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, ये जो कि प्रीवियस ईयर की इन्वेंट्री है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ओपनिंग इन्वेंट्री करंट ईयर में परचेज हुई है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की है तो प्रीवियस ईयर में परचेज हो सकती है, करंट ईयर में परचेज तो ये नहीं हो सकती। तो अब चूंकि ओपनिंग इन्वेंट्री प्रीवियस ईयर की है इसलिए इसे माइनस किया जाना चाहिए, और क्लोजिंग इन्वेंट्री करंट पीरियड का पार्ट है तो हमने इसे ऐड कर दिया। तो यहाँ से ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस करने से और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड करने से किस में, सीजीएस में, हमें जो बैलेंस मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, वो होगी परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब आपको ये भी आइडिया है कि जैसे मैं सेल क्रेडिट पे कर सकता हूँ वैसे ही परचेज भी मैं क्रेडिट पे कर सकता हूँ। अब देखना यह है कि इन परचेज में से मैंने कितना कैश पे किया है, और ये देखना है कि क्या बिजनेस क्रेडिट पे परचेज करता भी है या नहीं करता। तो वो पता चलेगा बैलेंस शीट में अकाउंट्स पेएबल से, कि अगर बैलेंस शीट में अकाउंट पेएबल्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट शोज कि मेरा बिजनेस क्रेडिट पे परचेज भी करता है। डेफिनेटली अगर बिजनेस कैश पे परचेज कर रहा होता है, क्रेडिट पे ना करता, तो अकाउंट्स पेएबल होते ही ना, क्योंकि अकाउंट पेएबल रॉ मटेरियल की जो क्रेडिट परचेज होती है उसके लिए यूज होते हैं। आप जब बैलेंस शीट में देखा तो वहां हमें एक नहीं, दो दो अकाउंट पेएबल नजर आए। एक ओपनिंग काउंट पेएबल और दूसरा क्लोजिंग काउंट पेएबल। दोनों की वैल्यूज हमने पिक की, लिख दी। अब देखना है ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करना चाहिए, जरा सोचिए, फिर सोचिए, और जरा देखें कि ओपनिंग अकाउंट पेएबल जो है चूंकि वो लास्ट ईयर के हैं, हमने पेमेंट करनी है इसकी। मैक्सिमम लाइफ आपको पता कितनी हो सकती है, 1 साल। नॉर्मल लाइफ क्या होती है, 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज, 60 डेज। बिजनेसेस नॉर्मल क्रेडिट इतने डेज का ही देते हैं। तो इन एनी केस जो ओपनिंग अकाउंट पेएबल प्रीवियस ईयर के थे उसकी पेमेंट करंट ईयर में होनी है, क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व हो गया। आप यहाँ पर कैश पे कर रहे हैं, तो चूंकि हमने कहा था अगर कैश पे कर रहे हैं, कैश इन्वॉल्व हो जाएगा, उसको लिफ्ट करवा देंगे, उसे कंसिडर कर लेंगे। तो अब हमने इसको लिफ्ट करवाई, हमने इसको अब कंसिडर कर लिया। हम इसलिए ओपनिंग अकाउंट पेएबल को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व हो रहा है, आप कैश पे कर रहे हैं। और क्लोजिंग अकाउंट पेएबल, दैट शोज कि आपने अभी तक ये पेमेंट नहीं की। तो जो अभी तक पे नहीं हुआ स्टिल पेएबल है। लास्ट डे ऑफ द करंट ईयर ये शो कर रहा है कि पेएबल, इट मीन ये नेक्स्ट ईयर पे होगा। तो करंट ईयर में इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो हमने कहा था इसके पास कैश नहीं है, उसे लिफ्ट, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं करवाती। तो इसलिए क्लोजिंग अकाउंट्स पेएबल को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, कि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो ये सबट्रैक्ट करके आपके सामने आंसर आ रहा है कैश पेड फॉर परचेजेस। अब सीजीएस माइनस करते हैं तो हमारे पास रिजल्टिंग आंसर आता है जी ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से फर्दर आगे माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो डेफिनेटली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस क्या करता है, कैश पे करता है। तो यहां से हम क्या चेक कर सकते हैं, कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
अगेन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपको आइडिया है कि मार्केटिंग एडमिन वगैरह ये एक्सपेंस होते हैं। और एक्सपेंस ऐसे होते हैं कुछ जो एडवांस पे हो जाते हैं, कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो उसी वक्त पे होते हैं ऑन द स्पॉट, और कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो बाद में पे होते हैं। जो एडवांस पे होते हैं उन्हें प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं, जो बाद में पे होते हैं उन्हें एक्रूड एक्सपेंस कहा जाता है। तो हमें ये पता है जो बाद में पे होने हमारे पास वो लाइबिलिटीज होती हैं एक्रूवल्स के नाम से, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से, या पेएबल के नाम से, ये हो सकते हैं जो बाद में पे होने हैं, यानी कि एक्सपेंस हो गया लेकिन पे नहीं हुआ। और जो एडवांस पे होते हैं उन्हें प्री पेड अनएक्सपायर्ड के नाम से या एडवांस पेमेंट्स के नाम से जानते हैं। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस का बैलेंस कहाँ से मिलेगा? इनकम स्टेटमेंट से। हमें आइडिया है कि एक्सपेंस एडवांस, ऑन द स्पॉट, या लेटर ऑन, यानी कि एक्रूड एक्रूवल्स की फॉर्म में पे भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस जब इनकम स्टेटमेंट से पिक करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सारी अमाउंट जो है वो कैश में पे हो गई है, क्योंकि एक्रूवल अकाउंटिंग है, इसमें चांसेस है कि कुछ कैश एडवांस पे हुआ हो, कुछ कैश बाद में पे हो रहा हो, तो इसलिए हमें एडजस्टमेंट की जरूरत होगी। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने इनकम स्टेटमेंट से पिक किए, लेकिन एक बात मन में रखना है कि हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहिए वो वाले जिनमें कैश इन्वॉल्व होता है। तो विदाउट कैश वाले एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं करने, लाइक डेप्रिसिएशन। तो यहाँ हमने विदाउट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑपरेटिंग कंसिडर किए हैं, यानी कि इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस की वो अमाउंट या वो बैलेंस पिक किया है जिनमें कैश इन्वॉल्व है। तो विदाउट डेप्रिसिएशन जो है वो हमने पिक किए हैं। और देन उसके बाद जो है हमें जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक्सपेंस ऐसे भी होते हैं जो एडवांस पे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रीपेड। तो ये चेक करने के लिए क्या बिजनेस ने कुछ एडवांस एक्सपेंसेस पे किए हैं या नहीं किए, हम करंट एसेट में गए, वहां चेक किया तो हमें वहां प्रीपेड एक्सपेंस नजर आए। वो हमारे पास दो तरह के थे, ओपनिंग और क्लोजिंग लिख लिए। अब देखें जरा, ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंस क्या शो करते हैं कि प्रीवियस ईयर के हैं, तो पेमेंट इसकी कब हुई होगी? डेफिनेटली प्रीवियस ईयर में ही हुई होगी, क्योंकि प्रीपेड की पेमेंट एडवांस हो जाती है, प्रीपेड की पेमेंट्स जो है वो पहले पे होती है। तो इसलिए ओपनिंग प्रीपेड की जो पेमेंट है वो लास्ट ईयर हुई होगी, करंट ईयर में नहीं हुई। अब चूंकि इसमें करंट ईयर में कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो चूंकि करंट ईयर में कैश इन्वॉल्व नहीं है, इसे माइनस कर दिया। और क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस ऐड इसलिए किए गए हैं कि इसकी पेमेंट अगर एडवांस हुई है तो करंट ईयर में हुई होगी। इसी तरह हमें बैलेंस शीट में अगेन ये देखना है कि आप बिजनेस के ऐसे एक्सपेंस भी हैं कि जो अकर हुए लेकिन पे नहीं हुए, यानी कि आउटस्टैंडिंग, यानी कि एक्रूवल्स। तो वो जब हम चेक करते हैं तो हमें बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में दो तरह की कह लीजिए कि बैलेंसेस मिलते हैं एक्रूवल्स के। तो एक्रूड एक्सपेंस एग्जिस्ट करते थे या पेएबल्स एग्जिस्ट करते थे, यानी कि कुछ एक्सपेंस ऐसे थे जो अकर हुए लेकिन पे नहीं हुए। तो वो दो थे, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब देखिए एक्रूड एक्सपेंस, यानी कि अकर हुआ लेकिन पे बाद में होना है। ओपनिंग कब अकर हुआ होगा? पिछले साल। तो पे बाद में होना है, तो बाद का मतलब है करंट ईयर, लेटर ऑन करंट ईयर बन जाएगा। तो चूंकि ये प्रीवियस ईयर में अकर हुए थे, पेमेंट इनकी करंट ईयर में होनी है, तो इसलिए इनको ऐड कर देना चाहिए कि इसमें करंट पीरियड में कैश इन्वॉल्व हो रहा है। इसी तरह जो क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंस हैं वो माइनस हो जाने चाहिए। उनकी रीजन ये है कि ये स्टिल पेएबल है, करंट पीरियड एंड हो गया, पे अभी तक नहीं हुए, तो इन्हें हमने माइनस कर दिया हमने। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिली ये वो मिलेगी जो नेट आंसर आएगा कि हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए क्या कैश पे किया। ये भी आउटफ्लो हो जाएगा, सेकंड वाला भी आउटफ्लो है, थर्ड वाला भी आउटफ्लो है, फर्स्ट वाला इनफ्लो था कि ऑपरेटिंग इनफ्लोस। फिर देखिए हमारे पास जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, ये ईबीआईटी का, जिसमें से फर्दर देखा जाए क्या माइनस हो रहा है? इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस हो रहा है। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो डेफिनेटली एक्सपेंस के लिए कैश पे किया होगा। अब आपको पता है चूंकि एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस ऐसे हमेशा चांसेस एग्जिस्ट करते हैं कि जो अकर हो गए लेकिन पे नहीं हुए। ऐसा हो सकता है। जैसे बॉन्ड्स वगैरह की बात अगर की जाए कि वो इश्यूएंस डेट उनकी जो इंटरेस्ट डेट के अलावा किस डेट पे इशू किए जाएं, तो ये वो वाले केसेस होते हैं जिसमें एक्सपेंस अकर हो जाता है लेकिन पे नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आपने इंटरेस्ट पे करना हो मार्च को और इनकम स्टेटमेंट बनानी हो जनवरी को, रियलाइजेशन और मैचिंग प्रिंसिपल तो यही कहेंगे कि जो एक्सपेंस हो गया वो तो लिखें। अलग बात है पे मार्च में जाकर करना है। आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है अगर जनवरी में, तो रेवेन्यू एक्सपेंस तो लिखने हैं। तो जितना जनवरी तक का एक्सपेंस है वो लिखा जाना चाहिए, इसलिए आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस भी ऐसा नजर आ सकता है जो अकर हुआ है लेकिन पे नहीं हुआ।
तो वो हम कहाँ से चेक कर सकते हैं कि कोई इंटरेस्ट पेएबल हो सकता है या एक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस कोई हो सकता है। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस पे होना ना ये भी। तो इसलिए हम यहाँ पर जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस से वैसे इनका भी चेक कर लिया, और इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट पिक की इनकम स्टेटमेंट से, और ये चेक करने के लिए कि कोई इंटरेस्ट पेएबल है या नहीं बैलेंस शीट में मूव किया करंट लायबिलिटीज में, तो वहां हमें ओपनिंग और क्लोजिंग इंटरेस्ट पेएबल दोनों नजर आते हैं। अब उन दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग इंटरेस्ट पेएबल को हमने देखना ये है क्या करना है, ऐड या माइनस। तो अभी तक होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा कि जितने भी पेएबल ओपनिंग होते हैं हम उसको ऐड कर लेते हैं, इसलिए कि वो प्रीवियस ईयर्स के होते हैं तो करंट ईयर में उनका कैश इन्वॉल्व होता है। इसी तरह यहाँ पर देखा जाए तो इंटरेस्ट पेएबल जो ओपनिंग है वो हमने ऐड किया हुआ है, और क्लोजिंग इसलिए माइनस किया इंटरेस्ट पेएबल के ईयर एंड हो गया लेकिन अभी तक आपने ये इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो क्लोजिंग माइनस कर दिया क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो नेट जो वैल्यू मिल रही है वो हमें यहाँ नजर आती है, कैश पेड फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस। प्लीज यहाँ जो देखें, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पैरेंथेसिस हमने पुट नहीं किया, ताकि आइडिया हो कि ये आप बस सम टाइम अपने लिए सिंबल ऐसे भी यूज करना चाहें कि कहीं आउटफ्लोज के लिए कहीं इनफ्लोज के लिए, बट आपको पता होना चाहिए कि ये वाला आउटफ्लो है, ये 41,500 क्या चीज़ है, ये आपका आउटफ्लोज है। तो आप ब्रैकेट के साथ इसको लिखना चाहे ब्रैकेट के साथ लिख लें, अदरवाइज आपका यहाँ जो पेड लिखा हुआ है यही इसको शो कर रहा है कि ये आपका कैश पे हुआ है, ये आउटफ्लो है, ऑपरेटिंग आउटफ्लोस। देन देखिए कि हमारे पास फिफ्थ नंबर पे इंटरेस्ट के बाद टैक्स आ जाता है। तो टैक्स भी जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस था वैसे ही ये वाला एक्सपेंस है, और ये भी आपको पता है कि पेएबल ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हो सकते हैं। तो इनकम टैक्स एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट से पिक किया गया है, और जो ओपनिंग इनकम टैक्स पेएबल या क्लोजिंग इनकम टैक्स पेएबल है रिस्पेक्टिवली ऐड और माइनस किए गए। अब यहाँ देखिए मैंने आपको फर्दर एक्सप्लेन नहीं किया रीजन, जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में था, जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस में था कि पेएबल ओपनिंग ऐड होते हैं क्लोजिंग माइनस होते हैं, रीजंस मैंने आपके साथ यहाँ भी डिस्कस की हैं एक दो अकाउंट्स के साथ। और इससे पहले जो मेरे यूट्यूब पे लेक्चर पढ़े वहाँ भी मैंने डिटेल में ये चीज़ें समझाई हुई हैं कि क्यों ओपनिंग को ऐड होना चाहिए, क्यों माइनस होना चाहिए। अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप बेटा उन वीडियोस को दोबारा जो है वो सुन सकते हैं, ताकि ये मोर और आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ मैं थोड़ा स्पीडली जो है इसको इसलिए लेके चल रहा हूँ कि चीजें पहले से आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई हुई है। समहाउ इनकम टैक्स से भी पता चल गया कि कितना कैश पे हुआ है टैक्स एक्सपेंस के लिए। और इस तरह एक अकाउंट और हमें नजर आ रहा है जो कि अदर इनकम में या अदर लॉसेस में है, वो है इंटरेस्ट रिसीव करना या डिविडेंड इनकम का रिसीव करना। जैसे इंटरेस्ट पे होना एक्सपेंस है, इसी तरह इंटरेस्ट रिसीव करना आपके लिए इनकम है। और इसी में उसने आपको क्लब करके बताया हुआ है कि बिजनेस ने इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम जो ड्यूरिंग द ईयर रिसीव की है वो है 7,000। लेकिन आपको पता है कि ये इनकम रिसीवेबल भी हो सकती है, इंटरेस्ट की और डिविडेंड की। तो जब हम इनकम स्टेटमेंट में मूव करते हैं वहां हमें इंटरेस्ट रिसीवेबल नजर आता है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। अगेन रिसीवेबल ओपनिंग भी ऐड होने चाहिए और क्लोजिंग माइनस होने चाहिए। तो हमने उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ कि जो ओपनिंग है वो प्रीवियस ईयर का था, करंट ईयर में रिसीव हुआ, और जो क्लोजिंग है वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ, उसे फ्यूचर में जाकर रिसीव होना है तो माइनस होना चाहिए। वैसे भी वैल्यू यहाँ जीरो है तो जीरो ऐड कर ले, माइनस के लिए फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ समझाने के लिए हमने यहाँ लिखा ताकि आपको समझ आ सके। तो नेट देखिए आंसर 8,000 आ रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम। अब यहाँ ये जो सिक्स अकाउंट्स हैं, तो जो ये वर्किंग के साथ साथ आंसर्स आ रहे थे, जो वैल्यूज आ रही थी, उन्हें हम नेक्स्ट देखिए यहाँ फाइनल वैल्यूज के तौर पर विद रिस्पेक्ट टू द नंबर्स हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो ये वही वाली वैल्यूज है। फिर इन सबको एडलेस करते हैं, आउटफ्लोज और इनफ्लोज। ये ब्रैकेट में जो लिखे हुए हैं बेटा ये है आउटफ्लोज, और जो विदाउट पैरेंथेसिस है ये आपके पास इनफ्लोज है। तो अब नेट वैल्यू देखते हैं तो आउटफ्लोज की ज्यादा थी, तो वो थी 36,500, ये आउटफ्लोज है। तो ये हमें चूंकि देखिए नेगेटिव साइन का मतलब है आउटफ्लो, क्या हुआ कि ऑपरेशंस में ज्यादा कैश आउट हुआ है, यानी कि यूज हुआ है। तो हम कह सकते हैं नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है बेटा। तो आज के जो ये सेशन था, या जो अभी जो आपके साथ वीडियो हमने शेयर करनी थी बेटा, उसमें इतना ही काफी है। फर्दर जो है वो मैं आपके साथ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लोज जो है वो इसके बाद जो वीडियो शेयर करूंगा उसमें। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको दोबारा सुने, पॉज करके सुने, स्पीड भले इसकी स्लो कर लें, लेकिन वन बाय वन खुद भी कैलकुलेशन करके देखें क्या आपकी वैल्यूज भी यही आ रही हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही काफी है जी। बहुत शुक्रिया जी, जजाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।